नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचबीटेट जून 2025 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 1 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि जीवन शैली के सिद्धांत का संबंध डैश से है। तो अगर बात की जाए जीवन शैली के सिद्धांत की, तो इसका जो संबंध है वो एडलर से है। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं अल्फ्रेड एडलर की, तो अल्फ्रेड जो एडलर है, इनके द्वारा इंडिविजुअल साइकोलॉजी का सिद्धांत दिया गया था। ये सीधा क्वेश्चन आता है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये सिद्धांत जो है वो अल्फ्रेड एडलर के द्वारा दिया गया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अल्फ्रेड एडलर जो है वो किस देश के निवासी थे। तो ये जो है वो ऑस्ट्रिया देश के निवासी थे। इस बात को भी आपने याद रखना है। अब ऑप्शन में यहाँ पे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए, जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड का नाम दिया है, जंग का नाम दिया है, कर्ट लेविन का नाम दिया है। तो अगर सिगमंड फ्रॉइड की बात करते हैं, भाई सिगमंड फ्रॉइड से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिगमंड फ्रॉइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। सीधा क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है। तो फादर ऑफ साइको एनालिसिस जो है वो सिगमंड फ्रॉइड है। इस बात को आपने याद रखना है। इनकी एक बुक है जिसका नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। याद रखना है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसमें इन्होंने 1899 में प्रकाशित किया था। इसी में जो है मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत की इन्होंने बात कही थी। तो आपने याद रखना है कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बुक जो है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई है। तो ये सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा लिखी गई है, जिसमें इन्होंने मनोविश्लेषणवाद की जो है वो बात की थी। और फादर ऑफ मनोविश्लेषणवाद जो कहा जाता है, वो फादर ऑफ साइको एनालिसिस जो कहा जाता है, वो सिगमंड फ्रॉइड को कहा जाता है। अगर आप भी एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना एचपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हो, चाहे आप एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, जेबीटी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए हमारे जो बैचेज है वो शुरू हो रहे हैं 5 फरवरी से। तो आप इस नंबर पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। अब इस नंबर पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है। अगर आप क्लासेस को लाइव नहीं देख पाओगे तो बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। हमारी जो फीस है वो सबसे कम है, क्योंकि इतनी कम है। रिकॉर्डेड क्लासों में मात्र 499 रुपये में हम आपको अपना बेस्ट दे रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपके लिए हैंड रिटन नोट्स साथ में आपको मिलने वाले हैं। तो हैंड रिटन नोट्स भी आपको बहुत ज़्यादा, ऐसे हैंड रिटन नोट्स जिसने हज़ारों बच्चों के एग्जाम जो है वो क्लियर करवा चुका है। अगर सिगमंड फ्रॉइड की बात करती, इन्होंने जो है वो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, लेकिन इन्होंने जो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व को जो है, मन को जो है वो 3 भागों में, मन को 3 भागों में बांटा था। याद रखना है, इन्होंने जो मन को चेतन मन, अर्धचेतन और अचेतन मन, याद रखना है, इन्होंने मन को 3 भागों में, चेतन मन, अर्धचेतन और अचेतन मन में बांटा था। और व्यक्तित्व को जो इन्होंने वो 3 भागों में 1923 में जो है वो 3 भागों में बांटा था। इसमें इन्होंने कहा था इड, ईगो और सुपर ईगो। याद रखना है कि इड, ईगो और सुपर ईगो में जो है व्यक्तित्व को किसके द्वारा बांटा गया था। तो इड, ईगो और सुपर ईगो में जो है, जिसको हम इदम अहम और परा अहम भी कहते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये 1923 में सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा बांटा गया था। और अगर सिगमंड फ्रॉइड की भी बात करते हैं तो फ्रॉइड साहब भी जो है वो कहाँ के निवासी है, ऑस्ट्रिया के निवासी, ऑस्ट्रिया के वियना के ये निवासी है। इस बात को आपने याद रखना है। अब लेविन साहब का, जिनको हम कोर्ट लेविन के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा बहुत सारी थ्योरी दी गई थी। जैसे इनके द्वारा जो है क्षेत्रीय सिद्धांत दिया गया था, ग्रुप डायनामिक्स की थ्योरी दी गई थी, समूह गतिकी की, ये भी इनकी बहुत फेमस थ्योरी है, समूह गतिकी। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि समूह गतिकी की जो थ्योरी है, वो जो ग्रुप फैक्टर वाली जो थ्योरी है वो किसके द्वारा। तो याद रखना भाई, आपका समूह गतिकी जो थ्योरी है वो इनके द्वारा, लेविन के द्वारा दी गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। ग्रुप डायनेमिक्स की भी कोर्ट लेविन ने दी थी। और इनके द्वारा एक बदलाव का सिद्धांत, जिसको आप चेंज थ्योरी भी कहते हैं, तो चेंज थ्योरी या बदलाव का सिद्धांत, जिसको परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। अगर मैं जंग की बात करता हूँ, जिसको हम कार्ल जंग के नाम से जानते हैं, ये किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो कार्ल जंग जो है स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किशोरों के लिए प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। देखिए, प्याजे के द्वारा जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की जो है बात की गई। सीधा क्वेश्चन आता है नॉर्मल क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में किसके द्वारा बताया गया था। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो 1936 में इसके बारे में जीन प्याजे के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बारे में जो है बताया गया था। ये सिद्धांत जो है वो 1936 में इनके द्वारा जो है वो दिया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो आज के बाद अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो आप जीन प्याजे लगा देंगे। अब इन्होंने ये सिद्धांत तो दिया, अब इन्होंने इसमें अपनी 4 अवस्थाएं बताई। तो किशोरों के लिए जो प्याजे की जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था थी वो कौन सी सही हो सकती है। तो उससे पहले हम यहाँ पर आपको जो है बताने वाले हैं कि जीन प्याजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास जो बताया गया था, ये जो थ्योरी दी गई थी, इसमें इन्होंने
चार अवस्थाओं में जो है इसको बांटा था। सबसे पहले इन्होंने जो बताया था वो बताया था सेंसरी मोटर स्टेज। जो सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो इन्होंने जन्म से संवेदीय पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, याद रखना कि जो संवेदीय पेशी अवस्था है वो प्याजे के सिद्धांत की पहली अवस्था है जिसको इन्होंने 0 से 2 वर्ष बताया, इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद इनकी जो दूसरी अवस्था थी वो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिनको इन्होंने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 से 7 वर्ष इन्होंने बताई, इस बात को आपने याद रखना है। थर्ड जो इनकी अवस्था थी वो थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगर मैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करता हूँ तो ये जो अवस्था थी वो 7 से 11 साल थी। और सबसे ऊपर जो इनकी अवस्था थी वो थी फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो सबसे जो 11 से ऊपर, तो 11 से जो ऊपर के बच्चे उनके लिए जो अवस्था होती है वो इन्होंने बताई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 अवस्थाएं आपको प्याजे के सिद्धांत की याद रखनी है। पहली जो अवस्था है वो सेंसरी मोटर है, फिर प्री ऑपरेशनल है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल है और फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल। ये कभी जो है वो मिलाने को भी पूछी जाती है कि सबसे पहली कौन सी है, या 0 से जन्म से 2 वर्ष कौन सी है, फिर 2 से 7 वर्ष कौन सी है, फिर 7 से 11 कौन सी है और 11 से ऊपर कौन सी है। तो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। देखिए पहली जो इनकी अवस्था है वो है सेंसरी मोटर संवेदीय पेशी अवस्था। संवेदीय पेशीय अवस्था की अगर मैं बात करता हूँ ये 0 से 2 वर्ष होती है। अब क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जो संवेदीय पेशीय अवस्था है इसमें क्या क्या होता है। इसमें जो बच्चा है वो अपने इंद्रियों और गतिविधियों से सीखता है। तो याद रखना इंद्रियों और गतिविधियों से जो बच्चा है वो किस अवस्था में सीखता है, तो ये जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में सीखेगा। भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसको आप कहते हैं वस्तु स्थायित्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन इस बार टेट परीक्षाओं में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि वस्तु स्थायित्व का जो सिद्धांत है वो प्याजे की किस अवस्था में बच्चे में आता है। तो ये आता है सेंसरी मोटर स्टेज में, संवेदीय पेशीय अवस्था में। इस बात को आपने याद रखना है। इसको अंग्रेजी भाषा में वस्तु स्थायित्व को जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा जाता है। तो इसी स्टेज में जो सेंसरी मोटर स्टेज है ना प्याजे की, संवेदीय पेशीय अवस्था है, इसी में बच्चों को ऑब्जेक्ट परमानेंस की क्या आती है, समझ आती है। इसके बाद जो दूसरी स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसमें जो बच्चा है वो प्रतीकों, सिंबल्स और भाषा का उपयोग करना सीखता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा जब 2 से 7 साल में बच्चा जाता है तो वो सिंबल्स, प्रतीकों के और भाषा बोलना भी सीख जाता है। और तीसरी जो इसकी अवस्था है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसको कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो तर्क करना जो है वो सीख जाता है, इस बात को आपने याद रखना। और कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संरक्षण की समझ जो है वो किस अवस्था में विकसित होती है, कि बच्चों को खुद पता चलता है कंजर्वेशन का, संरक्षण का। तो ये भी जो है वो इस अवस्था में पता चलने लगता है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि संरक्षण की अवस्था कौन सी है, तो वो भी कौन सी है भाई, कंजर्वेशन की जो स्टेज है वो कंक्रीट ऑपरेशनल है। और चौथी जो अवस्था है वो है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें जो बच्चा है वो परिकल्पना निर्माण, जिसको हम हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है वो कहेंगे, या हाइपोथेटिकल थिंकिंग का जो विकास होता है जिसको परिकल्पना निर्माण कहा जाता है, जिसमें बच्चा खुद से जो है अपने मन में जो है वो कल्पना कर सकता है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है जो आपके जीन प्याजे है वो किस देश के मनोवैज्ञानिक है। तो जीन प्याजे जो है वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मानवतावाद के अनुसार व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है। देखिए अगर मानवतावाद के अनुसार जो व्यक्तित्व के केंद्र बिंदु की अगर बात की जाए तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ व्यक्तित्व, ह्यूमनिज्म की बात करता हूँ, तो ह्यूमनिज्म के बारे में तो भाई मैस्लो और रोजर साहब ने कहा था, एक मैस्लो ने कहा था रोजर ने इसके बारे में जो बात की थी। तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो ना तो इड होगा ना आपका क्या होगा सुपर ईगो होगा, और एनवायरनमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि इड और सुपर ईगो के बारे में तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेल्फ। तो मानव के अनुसार, मानवतावाद के अनुसार जो व्यक्तित्व का जो केंद्र बिंदु होता है वो आत्म होता है, क्या होता है, सेल्फ होता है। तो इस बात को आपने याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी इज सेल्फ। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्याजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डैश की प्राप्ति होती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है जो कि आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो कि आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है, तीसरी स्टेज होती है ये जो होती है वो कौन से कहाँ से कहाँ तक होती है, 7 to 11। जब बच्चा 7 से 11 साल का होता है तो उस समय जो है ये अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था की अगर मैं बात करता हूँ तो इस अवस्था में जो बच्चा है, बच्चे के अंदर जो है वो
कंजर्वेशन की भावना। किसकी भावना है कि भाई थोड़ी देर पहले बोला था संरक्षण की भावना जो बच्चे के अंतर्गत आती है, जो उसमें समझ जो विकसित होती है संरक्षण की, वो मूर्त संक्रात्मक अवस्था में कंक्रीट स्टेज में होती है, जो कि 7 to 11 ईयर्स होती है। इस बात को आपने याद रखना। वैसे ही मैंने बताया था ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो बच्चों में आता है वो तो पहली अवस्था में, और पहली अवस्था है संवेदीय पेशी अवस्था, जिसको आप सेंसरी मोटर चैनल कहते हैं, जो कि 0 से 2 ईयर होती है। तो इसमें आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसको मैंने बोला था वस्तु स्थायित्व। ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो मतलब होता है, ये होता है कि जिसमें बच्चा आउट ऑफ माइंड नहीं सोचता, वो उसी चीज़ों के बारे में सोचता है जो उसके मन में है। इसके अलावा एनिमिज्म जिसको आप जीव बात कहते हैं, ये जो है इसका जो अर्थ होता है जीव बात का, एनिमिज्म का जो अर्थ होता है वो होता है जब बच्चा नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग जो है सोचने लगता है। जैसे कि आप खिलौना ले लो, तो ये जो स्टेज होती है वो सेकंड स्टेज में इसका होता है, जो कि आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसी में जो बच्चा एनिमिज्म की, इसमें क्या आती है, जीव बात की जो भावना आती है, जिसमें बच्चे को पता नहीं होता है कि खिलौने को भी वो असली समझने लगता है। तो और आपका जो हाइपोथेटिकल रीजनिंग मैंने बताया, वो तो इसकी चौथी जो स्टेज थी जिसका नाम था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था संरक्षण। तो आपको मैंने हर एक अवस्था बताया कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में होता है, पहली स्टेज में, एनिमिज्म जो है वो दूसरी स्टेज में होता है, और चौथी स्टेज में होता है आपका हाइपोथेटिकल रीजनिंग, जिसको परिकल्पनात्मक तर्क भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सी अवस्था में क्या होता है, और मूर्त संक्रात्मक अवस्था में जो है संरक्षण की क्या होती है, कंजर्वेशन की क्या होती है भाई, प्राप्ति होती है। तो हर एक चीज़ आपको बहुत ही डिटेल से यहाँ पर बताई जा रही है, और हर एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर टेट परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास साइकोलॉजी के जो मैम है हमारे बैच में बहुत ही ज़बरदस्त वो पढ़ाते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास। तो आप बहुत जल्द जो हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जिसकी जो फीस है मात्र, सबसे बड़ी बात है 499 लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं तो घर आके आराम से आप हमारी क्लासेस का मज़ा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किशोरों के लिए एरिक्सन की अवस्था है। देखिए, अगर एरिक्सन की मैं बात करता हूँ तो एरिक्सन जो एरिक्सन है भाई, ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। और किशोरों के लिए जो इनकी जो अवस्था है वो कौन सी है, तो है आइडेंटिटी बनाम रोल कन्फ्यूजर, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने आज के बाद याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आएगा कि किशोरों के लिए जो एरिक्सन की अवस्था है तो वो पहचान बनाम भूमिका भ्रम है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अगर मैं एरिक्सन की बात करता हूँ, मेरा जो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ाने का जो अर्थ होता है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ों को आपको मैं कवर करवाता हूँ। इनके द्वारा जो है साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई थी। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि साइको सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो ये जो जिनको हम मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये जो दिया गया था एरिक्सन के द्वारा। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, जो इनका जो मनोवैज्ञानिक विकास का जो सिद्धांत था, इसमें इन्होंने 8 चरण बताए थे, जिसमें मैं आपको बहुत ही विस्तार से इन 8 चरण को बताता हूँ। इनका जो पहली स्टेज थी वो थी विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट। सीधा क्वेश्चन आता है कि एरिक्सन की जो पहली अवस्था थी, 8 अवस्थाओं में से जो पहली अवस्था थी उसका नाम क्या था, तो इसका नाम था विश्वास बनाम अविश्वास, जिसको हम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहेंगे, जो कि जन्म से 1 वर्ष तक होती है। दूसरी जो इनकी जो स्टेज थी वो थी स्वायत्त बनाम संकोच, जिनको एंटोनॉमी वर्सेस शेम कहेंगे, जो कि 1 से 3 वर्ष तक होती है। तीसरी जो इनकी स्टेज थी वो थी उद्यमशीलता बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव बनाम गिल्ट, जो कि 3 से 6 वर्ष तक थी। चौथी जो इनकी अवस्था थी वो थी उद्योगशीलता बनाम हीनता, जो कि 6 से 12 वर्ष तक थी, जिसको आप इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी, जो कि 6 से 12 साल इनकी थी। उसके बाद जो इनकी 5वीं अवस्था थी वो थी आइडेंटिटी बनाम रोल कन्फ्यूजर, जिसको आप पहचान बनाम भूमिका भ्रम जो है कहेंगे। और छठी इनकी जो अवस्था थी वो घनिष्ठता बनाम अलगाव थी। 7वीं इनकी थी उत्पादकता बनाम ठहराव, और 8वीं जो इनकी अवस्था थी वो थी अखंडता बनाम निराशा। तो ये सारी की सारी अवस्थाएं मैंने इनकी आपको बताई, जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन पाँचवीं अवस्था है इनकी, जो किशोरा अवस्था में भी आती है, वो है इनकी आइडेंटिटी बनाम रोल कन्फ्यूजर। तो ये सारी आपको याद रखनी है। देखो, ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट ये इनकी पहली अवस्था थी। एंटोनॉमी बनाम शेम जो है, ये इनकी जो है स्वतंत्रता बनाम शर्म जो है, वो इनकी कौन सी अवस्था है, तो ये इनकी तीसरी अवस्था है। तो ये सारी की सारी अवस्थाएं आपको इनकी याद रखना है। तो इन्होंने अपना जो साइको सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसको 8 अवस्थाओं में बांटा। मैंने आपको 8 की 8 अवस्थाएं आपको बता दी है। देखिए, अगर एरिक्सन की बात करते हैं तो ये किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। और बाद में जो है इन्होंने अमेरिका के किस देश की नागरिकता ली थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अमेरिका की नागरिकता को लिया था। इनका जन्म जो है वो 15 जून 1902 को हुआ था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि 15 जून 1902 को एरिक्सन का जन्म होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अमूर्त चिंतन का विकास होता है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। देखिए, अगर बात करता हूँ मैं अमूर्त चिंतन की,
अमूर्त चिंतन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो क्या होती है, जिसमें बच्चा जो है चीज़ों को अपने दिमाग से कल्पना के आधार पर सोचता है। चीज़ें जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है, डायरेक्ट जो उसके सामने चीज़ें उसको दिखती नहीं है, बस वो अपने मन से उन चीज़ों को सोचता है। तो इनको कहेंगे हम अमूर्त चिंतन। और अमूर्त चिंतन जो बच्चे में होता है वो किस अवस्था में होगा? वो भैया फॉर्मल ऑपरेशनल 11 के बाद होगा, क्योंकि ये जो है वो जब बच्चा जो अपने दिमाग से हर एक चीज़ सोचेगा, जैसे कि उसको पता है 12 + 12 24 होते, तो अपने मन से वो सीखता है, ना कि उसके सामने दिया है कि 12 + 12 24 होंगे। तो ऑप्शन बी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि पियाजे की चौथी स्टेज है, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। इस बात को आपने याद रखना है। और दूसरी ओर अगर मैं बात करता हूँ जो आपका होता है मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन होता है आपका कंक्रीट थिंकिंग। अगर कंक्रीट थिंकिंग की मैं बात करता हूँ, इसमें जो चीज़ें हैं वो बच्चे के सामने होती है, बच्चा उसको देखकर जो है प्रत्यक्ष रूप से बच्चे के सामने चीज़ें होती है तो उनको देखकर वो पता लगा सकता है। बाकी मैंने इन स्टेजों के बारे में आपको बता दिया है। सेंसरी मोटर पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज जो है वो प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट तीसरी है और फॉर्मल ऑपरेशन चौथी है। तो पियाजे के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को इस क्वेश्चन पेपर में मिले थे। तो ऐसा भी कभी होता है कि एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो हमारे जो मैम है वो बहुत ही अच्छे से आपको करा रहे हैं। तो आप ज़रूर जो है हमारे जो सेशंस हैं टेट के, उनमें जो है आ सकते हैं। जीके तो भाई आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ 90 में से अगर आप मेरी वीडियोस भी देखोगे तो भी 75 नंबर आराम से मारोगे। अगर 75 यहाँ मारते हो तो 15 नंबर आपके साइकोलॉजी में जो है वो 15 से 25 नंबर के बीच में आराम से बन जाएंगे। और इंग्लिश आपका उसके बाद प्लस में है, तो आराम से हर एक बच्चा 100+ नंबर यहाँ पे हासिल कर सकता है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं, जिनकी क्लासेस बहुत जल्द जो है वो शुरू होने जा रही है। 1 या 2 दिन में ये शुरू हो जाएगी क्लासेस। मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों की बुद्धि लब्धि होगी। IQ ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन विल बी। देखिए जो मानसिक रूप से जो चुनौतीग्रस्त जो बालक होंगे उनकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो 70 से नीचे होगी। इस बात को आपने याद रखना। बिलो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए IQ की अगर मैं बात करता हूँ तो IQ का जो पूरा नाम है वो इंटेलिजेंट क्वोशेंट है। क्या है भाई? इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो है IQ का पूरा नाम है। अगर मैं बुद्धि लब्धि की बात करता हूँ भाई, जो पहला जो बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि लब्धि का जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो 1904 में अल्फ्रेड बिने के द्वारा। तो 1904-5 के आसपास की बात है। अल्फ्रेड बिने के द्वारा जो है पहला बुद्धि लब्धि का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो दिया गया था। लेकिन सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि शब्द का जो प्रयोग पहली बार किया था वो जर्मन वैज्ञानिक विलियम स्टर्न। सीधा क्वेश्चन आता है, जो ये विलियम जो बुद्धि लब्धि शब्द है ना, ये IQ जो आपका शब्द है, इसका जो प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था? विलियम स्टर्न। याद रखना है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। विलियम स्टर्न जो है इनके द्वारा जो है सबसे पहले जो है ये शब्द, जो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, IQ शब्द का जो है पहली बार प्रयोग किया गया था। कब किया गया था भाई? 1912 में। तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है वो किसके द्वारा जो है वो तो विलियम स्टर्न के द्वारा कब दिया गया था? क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेंगे भैया 1912 में दिया गया था। अब सर IQ का एक फॉर्मूला भी है। सीधा क्वेश्चन ये IQ का जो फॉर्मूला है वो पीछा नहीं छोड़ता है, हर बार टेट परीक्षाओं में आता है। IQ का फॉर्मूला है MA/CA मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज, गुणा में लगाएंगे भाई साहब 100। आगे आगे आप हमारी वीडियोस को, इस सीरीज़ को साइकोलॉजी की देखते जाओ। 30 से 40 वीडियो आपको एग्जाम तक देखने को मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। और उसी में से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर 20 मिनट की 20 या 30 वीडियो देखोगे और 25-30 आपके जो क्वेश्चन इसी में से बन जाएंगे, तो फिर क्या है आपको चाहिए? तो आपने याद रखना है IQ का जो फॉर्मूला है वो है MA/CA मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और ऊपर से अगर बात की जाए बुद्धि की, अगर बुद्धि की बात करें तो बुद्धि शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था वो एक फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। तो याद रखना, सर्वप्रथम जो बुद्धि शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया था। इस बात को भी आपने याद रखना। जी अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो बता रहा है कि अभिप्रेरणात्मक चक्र की पहली अवस्था है। देखिए जो अभिप्रेरणात्मक जो चक्र है इस अवस्था की जो पहली जो अवस्था है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशनल साइकिल इज। पहले तो अगर मैं बात करता हूँ आपकी हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसको हम आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं, ये 1943 में इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था अब्राहम मैस्लो के द्वारा। देखिए अभिप्रेरणात्मक चक्र की जो पहली अवस्था है वो आपका आवश्यकता है, नीड्स है भाई। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अब्राहम मैस्लो के द्वारा जो हायरार्की ऑफ नीड्स जो इनके द्वारा थ्योरी दी गई थी, इसमें जो है मैस्लो की जो आवश्यकता का जो सिद्धांत इसमें दिया था, तो इसमें सबसे पहले इसने बताई थी साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर इसने बताई थी भाई सेफ्टी नीड्स, और उसके बाद सबसे पहले आप याद रखेंगे सबसे पहले जो इसने बताई थी पहले नंबर पे वो थी साइकोलॉजिकल नीड।
फिर है उसके बाद इसकी सेफ्टी नीड्स, दूसरे नंबर पे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है आवश्यकताओं में सबसे पहले इसकी कौन सी नीड आती है। थर्ड पे आती है इसकी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, चौथे पे आती थी इसकी एस्टीम नीड्स, और पांचवें पे थी इसकी सेल्फ एक्वलाइजेशन। तो सारी की सारी याद रखनी है। पहले पे बोला था साइकोलॉजिकल नीड्स, दूसरे में जो मैस्लो की जो अभिप्रेरणात्मक जो इसकी जो नीड्स थी उसमें जो है वो नीड्स थी, तो इसमें पहली साइकोलॉजिकल, दूसरी सेफ्टी नीड्स, तीसरी जो है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, चौथी एस्टीम नीड्स और पांचवी सेल्फ एक्वलाइजेशन। तो ये पूछी जाती है कि पहली नीड कौन सी है, तो पहली नीड जो है साइकोलॉजिकल नीड्स थी, तो आवश्यकता यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अब्राहम मैस्लो की, तो अब्राहम मैस्लो जो है अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जावान व दिशा निर्देशित व्यवहार होता है, तो ऊर्जावान व दिशा निर्देशित व्यवहार जो होता है, एनर्जाइज एंड डायरेक्शनल बिहेवियर जो होता है वो कैसा होता है, मोटिवेशनल होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का जो अंतिम वो है बुद्धि परीक्षणों, चित्रों व संकेतों चिन्हों पर आधारित होते हैं। जो बुद्धि परीक्षण होता है तो आपने याद रखना है कि जो आपके नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं आर बेस्ड ऑन पिक्चर एंड साइंस। तो याद रखना है कि जो आपके अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है वो चित्रों और संकेतों चिन्हों पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो साइकोलॉजी की अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप जरूर लिखेंगे हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिमाचल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री गुरु महाराज, जय मठारी, हर हर महादेव।